हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ से प्रॉपर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ डिस्कस किया था वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थी, यानी सतत फलन क्या होता है, उसको क्या डिफाइन करते हैं, कैसे उसके इक्वेशन किस टाइप के होते हैं, ये बेसिकली हमने 5.1 में समझ लिया था। और साथ में ये भी देख लिया था कि अवकलनीयता क्या कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे देखा जाता है, अवकलनीयता के बाद में हमें आगे कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करने होते हैं। तो वो सारी बातें हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रॉपर डिफरेंशिएशन। अब बात आती है कि प्रॉपर डिफरेंशिएशन स्टार्ट है यहाँ पे। तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन मतलब कोई फलन आपको दे रखा होगा और आपको कहेंगे कि इसको आप डिफरेंशिएट करके बताओ। ठीक। तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में पहले तो आपको डिफरेंस पिछले वीडियो मैंने कवर कर लिया था, तो वो हमेशा ध्यान रखना। अगर वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करिए तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा होगा, तभी आप उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, अवकलनीयता की जांच करें। और जैसे कि ये पता लग जाता है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। और उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन के कुछ मेथड हैं जिनमें आपको कुछ बेसिक 11th क्लास के अकॉर्डिंग बता रखा है, वो हमें बातें ध्यान रखनी है। तो बेसिक में क्या आते हैं, बेसिक जो डिफरेंशिएशन है जो हमें डायरेक्टली यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी बातें मैं जो भी लिखवा रहा हूँ ये कहीं की हमने पढ़ रखी है 11th क्लास में। और जैसे साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे तो कॉस एक्स लिखोगे। कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे काम आएंगे। तो साइन एक्स, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फलन होते हैं, तो 6 के 6 फलन का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा या पता होना चाहिए। तो अगर कॉस एक्स आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। ऐसे ही टेन एक्स आ जाए, क्या आ जाए, टेन एक्स, तो टेन एक्स का हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाय 1 करके मैं पूरी लिस्ट आपके सामने लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा कॉट एक्स, तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। 5 नंबर पे आता है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे तभी आप ट्यूशन कर पाएंगे। तो पहले ही फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, आप अपने स्टडी टेबल पे इनको लिस्ट बना के चिपका दो। तो नेक्स्ट है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है जो में बार बार क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे, तो वो आप ध्यान रखोगे। इनके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों नेक्स्ट फंक्शन जो आता है हमारे पास में लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1/x होता है, ये आप ध्यान रखोगे। कैसे आया ये आपको कहीं की बेसिक में सब बता रखा है 11th क्लास के अकॉर्डिंग। तो अगर नहीं पता है तो पहले उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे केवल फॉर्मूले ही आपको पता है तो काम चल जाएगा। e की पावर x आ जाए तो उसका लिखेंगे e की पावर x। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई फंक्शन, जैसे टोटल फंक्शन हमारे पास में बेसिकली ऐसे ही बोलते हैं, फंक्शन जो होते हैं वो आई एल ए टी ई, ये 5 प्रकार के होते हैं। आई के अंदर क्या आता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति आता है, इनवर्स। क्या आता है? इनवर्स। तो ये आई के अंदर आता है। एल के अंदर क्या आता है? लॉग, लघु गुणक। फिर ए के अंदर आपका फलन आता है बीजीय फलन। कैसा आता है? बीजीय फलन। ठीक है। और टी में त्रिकोणमिति आ जाता है। तो त्रिकोणमिति के मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं डायरेक्टली आपके सामने ही सब कुछ। और ई में आता है चर घातीय। कौन सा फलन आता है? चर घातीय फलन। तो कुछ फॉर्मूले तो आप डायरेक्टली जानते हो और कुछ के फॉर्मूले यहाँ पे हम बिल्कुल व्युत्पन्न करेंगे यानी डराइव करेंगे। तो इसमें लॉग का डिफरेंशिएशन बेसिकली आप लिखते हैं 1/x है, लेकिन इससे रिलेटेड और जो कुछ होंगे वो मैं आपको आगे जो प्रश्नावली आएगी उसमें समझा दूंगा। ऐसे चरघातीय फलन होता है, तो चरघातीय फलन को e की पावर x या ऐसे लिखते हैं a की पावर x है। तो इनका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग ए। अब ये कैसे आया, या तो आपको 11 में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे 5.4 एक्सरसाइज के अंदर a की पावर x और e की पावर x दोनों फंक्शन आ जाएंगे। फिर बचता है आगे वाला ए इनवर्स वाला प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम 12th क्लास में पढ़ते हैं,
तो यहाँ पे 11th में आपने इलेवर्स के बारे में या प्रतिलोम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके बारे में भी डिफरेंशिएशन या इनके फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे हमने सिखाऊंगा 5.3 एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी आपके पास में ये सब है तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो बीजीय फलन है ये सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे काम आने वाला है। तो इसको आप याद रखिए, बीजीय फलन को हम लिखते हैं x की पावर n से। क्या लिखते हैं? x की पावर n से। तो x की पावर n हो तो इसमें n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। ये फॉर्मूला है x की घात n का अवकलन करने का। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इतने आपको फॉर्मूले पता है तो आप बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे करने की स्थिति में आ जाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी। बाकी के जो फलन है जैसे इनवर्स, लॉग और चरघातीय, ये 3 फलन है, इनके आप डिफरेंशिएशन इस प्रश्नावली के आगे भाग जो आएंगे 5.2, 3, 4, इसमें आप देखोगे हम बीजीय फलन और त्रिकोणमिति इन दोनों के बारे में हम कहीं कहीं ज्यादा जानते हैं अब तक। बीजीय फलन ये लास्ट वाला फॉर्मूला है, इससे काम हो जाएगा। और त्रिकोणमिति जो टी से लिखा है, तो टी वाले फॉर्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री के आपके सामने हैं, अच्छे फॉर्मूले, इनमें से कोई काम आएगा। तो इतना आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन की स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी, सॉल्व करने की स्थिति में आ जाओगे। दूसरा आपके पास में इनके अलावा क्या नियम रहता है, तो वो है गुणनफल का नियम। कौन सा नियम रहता है? गुणनफल का नियम अवकलन के अंदर। ठीक है, तो गुणनफल का जो नियम है जिसको आप बेसिकली कई लोग जानते भी होंगे, u इंटू वी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? u इंटू वी से। तो u इंटू वी के अकॉर्डिंग u एच डी रखा जाता है और v का अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स, फिर v एच डी रखा जाता है और u का अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला है u इंटू वी का। ठीक है, और ऐसे एक है भागफल का नियम जिसको आप बोलते हैं u अपॉन v, यानी u बटे v। तो इसके अंदर क्या होता है, बटे में जो है उसका वर्ग हो जाता है यानी v स्क्वायर, और यहाँ पे एच डी भी होता है, u का अवकलन होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले v एच डी रखा जाता है और u का अवकलन होता है, फिर u एच डी रखा जाता है और v का अवकलन होता है। तो ये 2 फॉर्मूला हैं जो गुणनफल और भागफल के लिए काम में आएंगे। इसमें गुणनफल में कोई भी 2 फलन हो सकते हैं और भागफल में भी कोई 2 हो सकते हैं। आपको बेसिकली इनको इस सूत्र की सहायता से डिफरेंशिएट करना है। अब 2 कौन से फलन हैं u और v के स्थान पे, इन ये जो आपके सामने इधर लिखे हुए स्क्रीन पे, इनमें से कोई u की तरह काम करेगा, कोई v की तरह काम करेगा। तो आपको बेसिकली ये बेसिक फॉर्मूले याद रखने, और ये गुणनफल और भागफल का नियम है आपके सामने। ठीक है, अब हम बाकी की डिटेल में यहाँ से समझेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के अंदर न्यू क्या है वो पहले समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में जो आएगा वो आएगा श्रृंखला का नियम। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर अब श्रृंखला का नियम क्या होता है, इसको इंग्लिश में आप देखोगे तो कई जगह चेन रूल के नाम से लिखा मिलेगा। इसमें एक चेन बन जाती है डिफरेंशिएशन करते समय, पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर ऐसे अंदर चला जाता है। चेन रूल श्रृंखला का नियम बोला जाता है। यदि हमारे पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ये एफ एक्स एक ऐसा फलन है जो संयुक्त फलन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब होता है एक फलन के अंदर ही कोई दूसरा फलन आ जाए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट फलन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये आपने पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ रखा होगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो यदि हमारे पास में कोई कंपोजिट टाइप का फलन है तो उसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? चेन रूल अप्लाई करना होता है। तो पहले कंपोजिट फंक्शन को आपको एक एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ कि ऐसे दिखता है, जैसे साइन है और इसके अंदर आ गया 2x + 3। तो ये बेसिकली फंक्शन है साइन 2x + 3, इसको बोलेंगे हम संयुक्त फलन। क्या बोलेंगे? संयुक्त फलन। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आप करने बैठोगे नहीं तो इसमें डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक श्रृंखला बनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आपको 2x + 3 देखा है, तो सपोज करिए ये सॉल्व करते समय मान लेते हैं ये उससे u है और u किसको मान रहा हूँ? 2x + 3। तो ये y क्या हो जाएगा मेरा? साइन u हो जाएगा। अब बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है? y बेसिकली u पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में मुझे करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। ये मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन, शॉर्ट फॉर्म में DIFF लिखना है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी को आपको फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ही आपको करना है।
लेकिन अभी मैं जैसे u इक्वल टू 2x+3 लिख लेता हूँ तो मेरा y अब किस पे डिपेंड करने लग गया, u पे, और जो u है वो u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है कि जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx, लेकिन इसको आप बेसिकली ऐसे लिखिए dy/dx और इधर du/dx। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये du से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dy/dx है तो ये du है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, इससे प्रॉपरली डिफरेंशिएट हो जाएगा और एक चेन भी बन जाएगी, श्रृंखला भी बन गई है। कैसे, dy/du। अब dy/du का मतलब है आपको डिफरेंशिएशन करना है y का u के रेस्पेक्ट में, ये साइन u हो जाएगा। अब du/dx, अब du/dx का मतलब u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो u क्या है 2x+3, तो यहाँ पे 2x+3। और इनको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, और जो कि हमने जो फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है उसके अनुसार इनका डिफरेंशिएशन आप आसानी से जानते हो। तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस u, और यहाँ पे 2x+3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सबको इतना बेसिक तो आसानी से पता होगा कि 2x+3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x का होगा और फिर 3 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको आप लिखोगे तो ये बन गया 2 cos u। अब मैंने u को क्वेश्चन में दे थोड़े रखा था, ये तो केवल आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में लिया है। बेसिकली हम क्या करते हैं, u को फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 cos 2x+3 और ये फाइनली इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास में dy/dx। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरह से चेन यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे u को ऊपर नीचे du को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या बन गई, चेन बन गई। इसी को बोलते हैं श्रृंखला का नियम, बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। अब आप इस काम को बिना u को माने भी कर सकते हैं, यानी ये तो मेथड एक तरह से फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हमने क्या किया, अंदर वाले पार्ट को अलग से एज्यूम कर लिया। लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है, यानी कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, तो आप उसको एक अदर तरीके से कर सकते हो जो कि फास्ट है, और आपको उस मेथड को जरूर अप्लाई करना सीखना चाहिए। तो ये है साइन 2x+3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ और इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कराऊंगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको तरीका बदलना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2x+3 को वैसे ही रहने देते हैं जैसा है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx और साइन 2x+3, ठीक। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो बच्चों बाहर कौन है, यहाँ पे साइन है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसकी साइन का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है, अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, होता है नहीं होता है, अंदर x है तो इधर x आ जाएगा, अंदर कुछ और होता है तो यहाँ पे कुछ और आ जाता है। तो ऐसे ही साइन 2x+3 है तो मैं साइन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा, ये cos 2x+3 हो जाएगा। और एक स्टेप आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे लिख लेना है 2x+3। आप ये स्टेप फॉलो करिए, साइन का तो हो गया cos, अब अकेला cos नहीं लिखोगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख रहे हैं तो ये अंदर का एंगल तो एज इट इज आएगा 2x+3, और एक स्टेप अंदर पहुंच जाना है 2x+3 के पास। अब बताइए cos 2x+3 और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से फिर से लिखेंगे तो 2 cos 2x+3। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बेसिक काम किया था ना, बस इसी को स्टेप एक साथ लिख लिया बिना कुछ एज्यूम किए। यहाँ पे फिर क्या होता है, पहले इस बाहर वाले साइन का हुआ है और फिर अंदर वाले 2x+3 का हुआ है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप u मानो मत, डायरेक्टली ये जो यहाँ काम किया है उसको बिना u के भी लिख सकते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos और ब्रैकेट में 2x+3, देन अंदर का जो 2x+3 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये आपको मेथड फॉलो करना है थ्रू आउट आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में। आप किताब में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन u v ऐसे मान के कर रखे होंगे कंपोजिट वाले, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी मेथड से सॉल्व करिए जैसा कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, चलिए। तो हम यहाँ से 1 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, और आपको ये फलन दे रखा है। तो पहला काम क्या करना है, ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको आप एज्यूम करोगे, कुछ नाम दोगे, तो माना y इक्वल टू साइन और ब्रैकेट में x² + 5, ठीक है। ताकि अब आप आगे इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। ये फलन बोल रखा है लेकिन फलन
का नाम नहीं दे रखा था, इसलिए हमने नाम दे दिया, बिना घूम रहा था वो तो नाम दे दिया y। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स और ये साइन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो सबसे पहले कौन दिखेगा आपको, सबसे पहले दिखेगा हमको साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। तो ऐसा नहीं कि कॉस ही लिख दो, अंदर का एंगल पूरा का पूरा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अब आगे अगले स्टेप में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, बस ये आप स्टेप ध्यान रखिए, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये तो इतना बेसिक आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, घात आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी और 5 का कितना हो जाएगा 0। अब लिखते समय एक ऑर्डर ध्यान रखना है, हमेशा बीजीय फलन आगे लिखा जाता है, यानी 2x आगे लिखा जाएगा, फिर कॉस लिखेंगे और इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ गए होंगे। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, आपको यू वगैरह नहीं मानना है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करिए। 2-3 क्वेश्चन के साथ में आप समझने की कोशिश करोगे तो अगले में सब आपको इजीली ये मेथड दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए कॉस और इसके अंदर साइन एक्स है, तो जैसा कि मैंने बोला है कि आपको पहला काम ये करना है कि उसका नाम दे देना है। तो y इक्वल टू कॉस और कॉस के अंदर साइन है। ठीक है, अब एक के अंदर दूसरा फलन है, इसी को बोलते हैं संयुक्त फलन है। और संयुक्त फलन के अंदर श्रृंखला का नियम लगता है। श्रृंखला क्या होती है, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले का, इसी को बोलते हैं श्रृंखला। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो कॉस और फिर ब्रैकेट में कौन है, साइन एक्स है। अब बताओ डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आप सब लोग जानते हो, अगर अकेला कॉस आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे कॉस के अंदर साइन है तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन और इसके अंदर साइन एक्स। ठीक है, देन अंदर वाले पार्ट के पास में पहुंच जाओ तो साइन एक्स, अंदर वाले पार्ट के पास में पहुंचेंगे तो साइन एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर वाले को आपको एज इट इज लिख लेना साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन अब क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अब जैसा कि मैंने बोला था लिखते समय छोटे वाले को आगे लिखते हैं, यहाँ पे कॉस आगे लिखा जाएगा, देन साइन इंटू साइन के अंदर साइन एक्स। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस है और दूसरा साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक के अंदर दूसरा है, और एक के अंदर दूसरा वाला पार्ट हो तो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन और फिर अंदर वाले का होता है, तो बाहर वाले का माइनस साइन। अब ऐसा भी नहीं करना है कि बाहर वाले का कर लिया फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक साथ कर लिए, कि कॉस का तो माइनस साइन, साइन का कॉस कर लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखोगे कि कॉस का तो माइनस साइन और अंदर वाले का कॉस, एक ही लाइन में खत्म, ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखोगे। अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया आपके पास में। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, y बराबर साइन के ब्रैकेट में ax प्लस बी है, तो मैं इसको लिखूंगा तो y बराबर साइन ax प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे किसके डिफ्रेंशिएशन आगे लगेगा, साइन, तो साइन ए एक्स प्लस बी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस और ए एक्स प्लस बी, और डिफ्रेंशिएशन अब अंदर वाले का करेंगे तो ए एक्स प्लस बी। पहले बाहर वाले का हो गया तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, देन अंदर के ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बताओ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। राइट, तो बोला था मैंने इजी क्वेश्चन है, बस आपको इनके मेथड को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इजीली आप कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो y इक्वल टू सेक टेन और रूट एक्स। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर सेक के अंदर टेन, टेन के अंदर रूट एक्स है, यानी इसमें संयुक्त फलन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें 3 पार्ट है, सेक है, टेन है और रूट है। सेक के अंदर टेन है और टेन के अंदर रूट है। अब आप उसको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करोगे तो पहले सेक का होगा, फिर टेन के अकॉर्डिंग होगा, फिर रूट एक्स के अकॉर्डिंग होगा। तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लिख दिया, सेक
टेन और ये रूट एक्स। अब आप बताओ, आपको डिफरेंशिएशन में सेक का डिफरेंशिएशन पता है? सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा सेक एक्स और ये टेन एक्स। ये तो है सेक का डिफरेंशिएशन। अगर मैं पूछूं टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले फॉर्मूले तो बेसिक वाले याद होना चाहिए। तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने लिखा नहीं था लेकिन ये पता कर रखना है, रूट एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली याद रखोगे 1/2 रूट एक्स। ये आता है कैसे? एक्स की घात एन के नियम से आता है। इससे आता है एक्स की पावर एन से। एक बार आप देख लो ये आया कैसे होगा। बताओ, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब एक्स की पावर एन का नियम क्या कहता है? घात आगे आती है और एक घात कम हो जाती है उसमें से। तो 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2। अब ये माइनस है इसलिए बटे में आ जाएगा, और ये रूट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप अगर आपको बचाने हैं तो क्यों नहीं हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर लें। क्या कर लें? इनको एक फॉर्मूले के तौर पे याद ही कर लें कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बहुत जगह आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी इस तरीके से। अब बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इंटू टेन। अब अंदर एक्स है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखोगे। यहाँ पे सेक के अंदर कौन है? टेन रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट करते समय देखो सेक और यहाँ पे जो आया वही लिखेंगे। तो क्या है? टेन रूट एक्स इंटू टेन और ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। ये मैंने क्या किया है? सेक का डिफरेंशिएशन किया है, बार वाले सेक का डिफरेंशिएशन। क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक भी आता है और टेन भी आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक इंटू टेन। अंदर क्या आएगा? जो यहाँ पे है टेन रूट एक्स। अब अगले स्टेप में पहुंचेगा तो डिफरेंशिएशन होगा टेन रूट एक्स का। अब नेक्स्ट देखो, सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। यहाँ पे आगे वाला पार्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा का वैसा उसको कॉपी करके लिख रहा हूँ। अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है तो मैं लिखूंगा तो सेक स्क्वायर रूट एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। और अब डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स के अकॉर्डिंग। समझिए, एक स्टेप अंदर चलेंगे, यही श्रृंखला का नियम है। अब आप इसको लिखोगे तो सेक अंदर टेन रूट एक्स, टेन और ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अब इस सबको आप लिखोगे तो फाइनली आपके पास में क्या जाएगा? 1/2 रूट एक्स। क्या जाएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर। बोला था छोटे वाले पार्ट को आगे लिखना है, तो ये पीछे वाले दोनों को आगे लिख दिया है और बाकी ये जैसे हैं वैसे लिख दो। सेक टेन रूट एक्स और टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा था सेक अंदर टेन था, अंदर रूट एक्स था। जब एक के अंदर दूसरा हो, दूसरे के अंदर तीसरा हो, तो वहां पे हमेशा और हमेशा ध्यान रखना श्रृंखला का नियम लगता है। इसमें तीन फॉर्मूले काम आए, सेक एक्स, टेन एक्स और रूट एक्स। तो ये आपको अच्छे से सही समय पे रिकॉल होना चाहिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखो, साइन ए एक्स प्लस बी और बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब आपको देखोगे ये कैसा दिख रहा है? यू अपॉन वी का रूप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यू अपॉन वी दिख रहा है, दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है, पहला काम ये करो कि इसको y के इक्वल टू रखो। तो y इक्वल टू लिखेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो u अपॉन v के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। अब बताओ आप सब लोग, अगर मैं पूछूं u बटे v का नियम क्या है, तो बटे में तो v स्क्वायर आता है, यहाँ पे v du बटे dx माइनस u और dv बटे dx। ये बेसिक नियम है। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट u की तरह काम आता है और नीचे वाला पार्ट v की तरफ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा तो v एज इट इज, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज और डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका होगा? कॉस सी एक्स प्लस डी का।
ठीक है, और बटे में आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का वर्ग, पूरे का वर्ग हुआ। ठीक है, अब आपको आसानी से इसका डिफरेंशिएशन लिख लेना है यहाँ से। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो एज इट इज रहेगा जैसा है वैसा वैसा। अब साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले बताओ। साइन का हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी, देन ए एक्स प्लस बी का भी तो होगा, तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस 0। भाई आपको पता है कि श्रृंखला का नियम लगेगा कि साइन के अंदर ए एक्स प्लस बी आ गया है, तो साइन का हो गया कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, देन ए प्लस 0। एक साथ मत लिख लेना, एक साथ लिखने में गलती करते हैं। एक साथ कैसे लिखते हैं कि साइन का तो कॉस लिख लेते हैं और ए एक्स प्लस बी का भी साथ में लिख लेते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन कई बार ऐसे गलती से लिखने में आ जाता है, कॉस और ए एक्स, मतलब कॉस से लिख लेते हैं, ये लिखना गलत है। ठीक है, इसको नहीं लिखोगे आप। माइनस, अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, तो ये साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन और ये सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी प्लस 0, ये सी प्लस 0 इस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में या इसके बटे में देखेंगे तो क्या है, इसके बटे में है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करते समय इतना ध्यान रखो कि ये ए कांस्टेंट है, ये आगे आ गया होगा, और ये कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके बटे में डाल देते हैं इसको कॉस सी एक्स प्लस डी का वर्ग। अब यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके प्लस बना देंगे, तो ये प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके बटे में डालेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी का वर्ग। इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉस इस कॉस से कट जाएगा, कट जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो यहाँ पे काट देंगे, तो ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये कटने के बाद एक कॉस नीचे बच गया होगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान रहे, एक में ए एक्स प्लस बी है और एक में सी एक्स प्लस डी है, प्लस यहाँ पे सी। अब यहाँ पे देखेंगे ये cos सी एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी के साथ मिलकर एक तो tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan, और ये बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए एक्स प्लस बी tan सी एक्स प्लस डी। ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी भी नहीं है। अच्छा, एक साइन और cos मिलकर tan बना दिया, एक cos फिर बच गया होगा तो वो ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा sec, और अंदर एंगल क्या रहेगा, सी एक्स प्लस डी रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप उत्तर वाला देखोगे तो ऐसा आपको लिखा मिलेगा, या कुछ और होगा तो भी ठीक है, हमारा काम था इसमें डिफरेंशिएशन करना था। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लिया, तो u बटे v लगाया, और उसके अंदर भी आप देखोगे तो श्रृंखला का नियम लगाया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो आप लोग, ताकि आप रिविजन करते समय इस क्वेश्चन को एक बार फिर से जरूर करें। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये फंक्शन के अंदर आप देखोगे इसमें डॉट लग गया, इसका मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक पहला वाला फंक्शन है, एक दूसरा। अब पहले वाले फंक्शन में देखेंगे तो cos x क्यूब है, और दूसरे वाले में देखेंगे तो साइन स्क्वायर x की घात 5 है। तो ये कैलकुलेशन के लिए भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान, पहला जो काम मैंने आपको बताया, y इक्वल टू मान लेंगे तो cos ये x क्यूब है, देन साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, तो इसको आप u समझिए, और ये दूसरा वाला फंक्शन है, इसको v समझिए। अब u और v का नियम आप सब लोग जानते हो, क्या होता है, मल्टीप्लाई में u और v आता है, तो इसमें होता है u एज इट इज रखते हैं, v का अवकलन करते हैं, फिर v को एज इट इज रखते हैं और u का अवकलन करते हैं। एक को अवकलन करना है, एक को छोड़ देना है। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लिखेंगे, क्या आएगा बताओ, तो u एज इट इज, तो cos x की पावर 3 एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसके पास पहुंच जाएगा,
ये पहुंच जाएगा डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 के पास में प्लस अब साइन स्क्वायर एक्स की 5 एज इट इज और डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस एक्स की घात 3 के पास में। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स की घात 3 साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछें कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करते समय ऐसा समझिए कि डी बाई डी एक्स, ये साइन एक्स है और इसका वर्ग है। अब वर्ग में क्या होता है, घात आगे आ जाती है, ये 2 साइन एक्स घात आ गया जी 2 माइनस 1 और फिर ये जो अंदर कौन है साइन एक्स, तो इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप एक एग्जाम्पल और समझ लो, अगर आपको ऐसा दे दिया साइन की घात 4 और मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले 4 आगे आएगा और एक घात कम हो जाएगी, हो गया। और फिर ये अंदर कौन है, अंदर तो अकेला साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होता है, घात आगे आती है, एक घात कम हो जाती है, देन अंदर जो आधार है साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। अब आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स की घात 5, ये एक्स की घात 5 यहाँ पे कौन है, ये तो एंगल है, तो 2 साइन एक्स की घात 5, ये तो 2 घात आगे आ गई, घात का ही हुआ है तो। अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो अंदर एक्स की पावर 5, अब अंदर x की पावर 5 है, ये तो श्रृंखला के नियम से डिफरेंशिएट होना ही चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 एक्स की घात 4। अच्छे समझिए, साइन स्क्वायर है, इसमें 2 आगे आ गया तो एक घात कम हो जाएगी, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 एक्स की घात 4, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये तो एज इट इज है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन और अंदर एंगल कौन है एक्स की घात 3, लिख दिया। देन एक्स की घात 3 का डिफरेंस करेंगे तो एक्स की घात 3 का डिफरेंस होता है 3x स्क्वायर। बस ये एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो देखिए यहाँ पे आप ये वाला पार्ट लिखिए 2 साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। जैसे ये आ गया तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2x, क्या लिख सकते हैं साइन 2x, एंगल डबल हो जाता है, x है तो अंदर 2x हो जाएगा, यहाँ x की घात 5 है तो डबल हो जाएगी, ये सबसे छोटा है इसको आगे लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे तो 5 x की घात 4, फिर ये छोटा पार्ट है तो इसको लिखेंगे cos x की घात 3 और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको लिख सकते हैं तो साइन 2, देखो यहाँ x होता है, ये x है तो अंदर 2x हो जाता है, x से 2x, तो x की 5 से ये 2x की पावर 5 हो गया, ठीक समझ गए होंगे, ये पूरा पार्ट समझने में आ गया। फिर ये प्लस है इधर माइनस है तो माइनस आगे ले लेते हैं, 3x स्क्वायर सबसे छोटा पार्ट है तो इसको लिख देंगे आगे 3x स्क्वायर। अब फिर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन x की घात 3, देन पीछे साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई इसको बोलते हैं जिसमें आप पदों को घटते बढ़ते क्रम में लिखते हो, इसमें लिखते हैं बढ़ते क्रम में। अब आपको और कुछ इसमें लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो इतना कर सकते हैं कि इसमें x की घात 3 कॉमन ले सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इसको लेने की जरूरत नहीं है, यही पे रहने दीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत रह रही है, आप इस सॉल्यूशन पार्ट को एक बार फिर से देखिए, जो मैंने यहाँ पे साइड में कुछ लिखा है ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना था, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर आ जाए तो घात आगे लेते हैं, एक घात कम कर देते हैं, फिर अंदर वाले पार्ट साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। अच्छा इसका बताओ मुझे, अगर ऐसा आ जाए cos की घात 3 और इधर x की घात 4 आ जाए, ये x की घात 3 है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा और एंगल x की घात 4 लिखेंगे। फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो x की घात 4। अब x की घात 4 का भी डिफरेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4x की घात 3, x की घात 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x की घात 3। अब आई थिंक समझ गए होंगे, पहले घात फिर cos है या साइन है cos इनका, और फिर अंदर एंगल है उसका भी लास्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचते हैं उससे पहले सारी वैल्यू एंगल में उसी फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे x की घात 4 है तो सबके अंदर x की घात 4 ही आएगा अगर आप पद लिखते जाओगे तो, ओके। अब देखो नेक्स्ट,
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। ये पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, देन 7। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको वही y से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा y है, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट और ये x स्क्वायर है। ठीक है, अब तुम बताओ इसमें रूट x दिख रहा है, तो आपको रूट x का अलग से फॉर्मूला याद करा रखा है। रूट x आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2 रूट x। क्या लिखते हैं? 1/2 रूट x। तो मैं डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ और वो भी x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx, और यहाँ पे 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट कॉट और ब्रैकेट में x स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते समय आपको रूट को पहले समझना है। तो रूट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1/2 रूट x होता है। तो ये 2 आगे और ये 1/2 अंडर रूट x बस जस्ट नीचे आ जाता है रूट x। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे आ जाएगा। तो कॉट x स्क्वायर। ठीक है, ये लिखिए। अब डिफरेंशिएशन अंदर वाले पार्ट के पास पहुंचा होगा। तो अंदर कौन है? कॉट। तो कॉट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब बताओ मुझे कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ये 2 से 2 तो कट गया, तो इसको लिखेंगे तो आगे वाला पार्ट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है कॉट x स्क्वायर लिख दिया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन आया है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर और x की जगह x स्क्वायर, तो ये लिख दिया। और अब डिफरेंशिएशन किसके पास पहुंच जाएगा? x स्क्वायर के पास में। किसके पास पहुंच जाएगा? x स्क्वायर के पास में। अब देखो नेक्स्ट, माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और बटे में कॉट x स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया, और ये आप देखोगे तो 2x हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2x। अब बच्चों किसी क्वेश्चन में कॉस कॉट ऐसे दिख रहे हैं, तो इसको आपको साइन कॉस में बदलना होता है। क्या करते हैं? साइन कॉस में बदलते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे, तो 2 माइनस साइन भी है इसमें, आगे लिख दिया, तो 2 आगे आ गया 2x। अब ध्यान से देखो, ये नीचे कॉट है, तो कॉट को कॉस बटे साइन लिखेंगे। तो अंडर रूट के अंदर कॉस, अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर, और नीचे का साइन ऊपर बच गया होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर। और ये जो कोसेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2x। अब ये देखो रूट वाला पार्ट है और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। अब बताओ मुझे, ऊपर रूट x है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा? x रूट x बचेगा। क्या बचेगा? x रूट x। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर है और इधर पूरा साइन की घात 2 है। तो कटने के बाद नीचे क्या बचेगा बताओ? तो यहाँ पे एक तो पूरा पद बच जाएगा और एक रूट में बच जाएगा। ये अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक रूट वाला पार्ट बच जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक कंप्लीट साइन बच जाएगा। इतना ठीक है। अब ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों को एक ही रूट में ले सकते हैं। बोलो, ये दोनों रूट के पार्ट हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं। एक ही रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले साइन को लिख लेते हैं। सामान्य बोलचाल में साइन आगे लिखा जाता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर। ये तो लिख दिया मैंने किसको? इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन। और वो जो साइड में तीसरा वाला पार्ट है, इसको दूर ही रहने देते, तो ये एक्स स्क्वायर। अब इनकी जिंदगी में 2 की कमी है, क्योंकि अगर ऐसा लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप उसको साइन 2x लिख सकते हो। ठीक, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसकी जिंदगी में 2 की कमी है। किसकी कमी है? 2 की। तो इस कमी को मैं पूरा कर देता हूँ। तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट के अंदर क्या है? तो बेसिकली यहाँ से इधर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होगा, है क्या नहीं? 2 को आपने मल्टीप्लाई रूट के अंदर किया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 और इंटू एक्स हो गया। अब बताओ ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये अंडर रूट के अंदर ये बन गया साइन 2x। एक्स है तो 2x, एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर बन जाएगा साइन ब्रैकेट में
2x² और इनटू में sin x²। ये इसका फाइनल आंसर है जो आपकी आंसर की में दे रखा होगा। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर इतना सिंप्लीफिकेशन जरूरी है क्या? तो वैसे तो आपका डिफरेंशिएशन ये भी खत्म हो गया था, ये जो आपने स्टेप लिखा था ना, ये वाला स्टेप, ये भी डिफरेंशिएशन ओके खत्म हो गया है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कुछ स्पेसिफिक आंसर पूछना चाह रहा है, जैसा कि यहाँ पे ये निकालना चाह रहा है, तब तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको भी फाइनल आंसर बोल सकते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, कई तक सिंप्लीफिकेशन करते जाते हो वो हमेशा आगे बढ़ता ही जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आपको कई बार आइडिया नहीं रहेगा कि हाँ इसका सिंप्लीफिकेशन क्या पूरा हो गया है कि अभी आगे भी जा सकते हैं। तो पहली कोशिश तो यही करना कि कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, और कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उसको sin 2x तक लिखने की कोशिश करते हैं। साइन और कॉस मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको sin 2x तक लिखना ही है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। और ये हर जनरल क्वेश्चन के अंदर होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम उसको sin 2x के टर्म में लिखते ही हैं। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ तक पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिस किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिक्कत थी, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कई बच्चे केवल इसी क्वेश्चन की वजह से इस वीडियो पार्ट को देख रहे होंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग वही बेसिक है, तो y इक्वल टू मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा cos रूट x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx। यहाँ पे लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos रूट x का होगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन रूट x, और देन डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट x का। आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था 1/2 रूट x होता है। अब सिंप्लीफाई करते समय क्या लिखोगे, साइन रूट x और बटे में 2 रूट x, ठीक है, और माइनस साइन आगे ले लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इजी था इस क्वेश्चन में, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आई होगी, जैसे मैंने आपको समझाया वो समझ भी होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5.2 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये अवकलनीयता के क्वेश्चन है, और अवकलनीयता क्या होती है इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे इसलिए एक्सरसाइज के अंदर समझा रखा था लास्ट के अंदर कि यहाँ पे अवकलनीयता क्या है। तो अगर आपको अवकलनीयता का विशेष पार्ट समझना है तो मैंने अलग से एक साइड में वीडियो बना रखा है, आप आके देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन x-1 का मॉडुलस x इक्वल टू 1 पर अवकलन में नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मुझे। तो आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन दे रखा होता है मॉडुलस में, तो हम पहला काम क्या करते हैं, इस मॉडुलस वाले फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो f(x) इक्वल टू दे रखा है x-1। जब इसको आप ब्रेक करोगे यानी तोड़ोगे, तो तोड़ने पे ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक 1 से ज्यादा और एक 1 से कम। इसका क्रांति बिंदु कितना है, 1 है, 1 पे ये टूटेगा। तो 1 से ज्यादा में ये x-1 रहेगा, और 1 से कम में माइनस साइन के साथ में x-1 होगा, ठीक है। ये ब्रेकिंग आपको समझ में आ गई। और ब्रेकिंग में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मॉडुलस वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ये फिर से आपको आगे भी इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन में अप्लाई होता हुआ दिखेगा, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अच्छा है आप ये भी देख लें अच्छे से। तो ये आता हो गया। अब हमको करना है x बराबर 1 पर अवकलनीयता, ठीक है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता की बात करनी है। तो देखो अवकलनीयता, अब x बराबर 1 पे अवकलनीयता की बात करेंगे तो पहले तो आपको लिखना होगा LHD। क्या लिखना होगा, LHD। अब LHD का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h f1 और डिवाइड में आ जाएगा माइनस का h। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से कम फलन। तो 1 से कम फलन कौन सा है, यही है x-1, नीचे वाला पार्ट, ये वाला 1 से कम है। तो आपको चाहिए क्या इसमें, f1 माइनस h, ये fx के बराबर है, x है तो यहाँ पे x आया है, लेकिन मुझे चाहिए 1 माइनस x। तो जहाँ पे x दिख रहा है उसकी जगह
एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1, ये समझ में आ गया। एफ 1 माइनस एच का मान माइनस एफ 1, एफ 1 का मतलब इसमें बराबर 1 लगा हो तो 1 इसमें है, तो आप अलग से भी निकाल सकते हो एफ 1 की वैल्यू। एफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 जीरो है, यहाँ पे जीरो रख लेंगे और बटे में क्या है माइनस का एच है। अब इसको आगे देखेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये 1 से 1 तो पहले कट गया होगा, ये एच और बटे में माइनस एच, जिसको आप काटोगे पहले लिमिट एच टेंड टू जीरो और ये माइनस 1, जो कि निकल के आ जाएगा माइनस 1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको आप एल एच डी बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम निकालते हैं आर एच डी की वैल्यू। तो आर एच डी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, 1 पे चेक करेंगे तो 1 प्लस एच माइनस एफ 1 और बटे में प्लस का एच आता है, इधर माइनस का एच था इधर प्लस का एच है। अब लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 1 प्लस एच, 1 से ज्यादा ये वाला फलन है ऊपर का, ठीक है, ये 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा x माइनस 1 है, इसमें x की जगह 1 प्लस एच रख दो, तो 1 प्लस एच माइनस 1 रख दिया, माइनस f1, f1 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0 रख देंगे और बटे में h। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, 1 से 1 कट गया, h बटे h को आप सॉल्व करते हो तो ये 1 निकल के आता है, और 1 एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाएगी। अब देखेंगे तो आर एच डी कितना है 1, एल एच डी कितना है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 1 पर, ये कहाँ पे निकाला गया है 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलित या अवकलनीय नहीं है। अगर बराबर आया था तो ये अवकलनीय माना जाता है, ये बराबर नहीं आए इसलिए अवकलित नहीं है या अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समझा दिया है। अगर आपको बेसिक समझना है अवकलनीयता का तो आप एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू, ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को ही बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, क्या बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, इस बॉक्स को, और वो आपको पूछा जा रहा है 1 पर और 2 पर अवकलित नहीं है, यानी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब भी अवकलनीयता की जांच करनी होती है हम तो एल एच डी और आर एच डी निकालते हैं, ठीक। तो ध्यान दो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पार्ट लिखना है, तो x बराबर 1 पर जांच कर लेते हैं कि 2 पॉइंट है, 1 भी है 2 भी है, तो एक एक करके चेक की जाती है हमेशा। पहले कंटिन्यूटी की बात करें, सतत की बात करें या अवकलनीयता की बात करें, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। अब अवकलनीयता की जांच करें तो पहले निकालेंगे एल एच डी, 1 की बात करें तो एल एच डी का फॉर्मूला हो जाएगा f1 माइनस एच माइनस f1 और बटे में माइनस एच। अब यहाँ पे आपको एफ एक्स दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर x दे रखा है, बॉक्स के अंदर x दे रखा है तो x की जगह 1 माइनस एच रखना है क्योंकि मुझे f1 माइनस एच चाहिए, तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा लिमिट बॉक्स के अंदर 1 माइनस एच और माइनस इस बॉक्स के अंदर 1। अब ये बॉक्स कोई ब्रैकेट नहीं है, ये बॉक्स ही महत्तम पूर्णांक फलन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स के अंदर अगर 1 माइनस एच आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको महत्तम पूर्णांक को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1 से कम जो हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ये याद रखना होगा आपको। तो 1 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहता है 0। अगर आप संख्या रेखा पे देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और इधर से कुछ नंबर -1 और -2। अगर आपका नंबर इस बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे वाली संख्या रहती है 0। अगर आपका नंबर 1 से 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहता है। तो 1 से कम नंबर कौन सा होगा, 1 से कम ये इसी वाला होगा, यहाँ का ही होगा 1 से कम, यहाँ का ये जो मैं जहाँ से एरो लगा रहा हूँ यही पे नंबर 1 से कम बोले जाते हैं, तो इनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, पीछे वाली पूर्णांक संख्या आएगी, तो पीछे पूर्णांक संख्या कितनी है 0 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और अगर वो
मेन संख्या ही अंदर है, पूर्णांक की संख्या है, तब तो वो आंसर वही निकल के आता है बार 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस, अगर 1 है बॉक्स के अंदर तो उसका आंसर तो 1 ही आया होगा, तो 1 और बटे में माइनस h, इसको आप लिखोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये निकल के आ रहा है 1 बटे h। अब ध्यान दो 1 बटे h को अपरिभाषित बोला जाता है। क्या बोला जाता है लिमिट के अंदर, ये मैंने आपको कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज 5.1 में बताया था, तो ये अपरिभाषित है। अब RHD निकालेंगे, तो RHD का पहले फॉर्मूला बताओ 1 पर, तो RHD का फॉर्मूला 1 पे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस F1 और बटे में h, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा 1 प्लस h, अब 1 प्लस h का मतलब बॉक्स के अंदर 1 प्लस h रखेंगे, तो 1 प्लस h कहाँ आएगा बताओ, 1 प्लस h की बात करेंगे तो आपका 1 प्लस h कहाँ आएगा पता है आपको, अगर 1 प्लस h की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे यहाँ तक आएगा 1 प्लस h, 1 से थोड़ा सा आगे, तो 1 से आगे में जितने भी नंबर होते हैं और 2 से पीछे होते हैं, 1 से आगे और 2 से पीछे में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहता है। तो 1 प्लस h के पीछे जस्ट पूर्णांक कौन सी संख्या है, तो 1 से थोड़ा आगे चले जाओ तो आपको पीछे की तरफ कौन सा नंबर दिखेगा, 1 दिखेगा, जस्ट पीछे की तरफ, तो ये 1 है। और ये F1 की मैंने तो ऊपर बता दी थी 1 थी और बटे में h। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये 0 बटे h आएगा, और ये भी आपको लिमिट के अंदर बता रखा है कि 0 बटे h को 0 माना गया है। क्या माना गया 0 लिमिट के अकॉर्डिंग, तो एक वैल्यू तो अपरिभाषित आ रही है और एक कितनी आ रही है 0, तो आप यहाँ पे कह सकते हो LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। अभी केवल इतना ही पता लगा कि 1 पे नहीं है, 2 के बारे में फिर से आपको सेपरेटली जांच करनी पड़ेगी। 2 के बारे में यहाँ से आप नहीं कह सकते कि 2 पे क्या हालचाल चल रहा है, तो 2 के लिए हमें वापस सेम ये स्टेप 2 पे रिपीट करने होंगे। x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, ठीक। अब x बराबर 2 पे लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, पहले मैं LHD लिख रहा हूँ, ठीक, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तो ये हो जाएगा f, 2 पे बात कर रहे हैं तो 2 माइनस h माइनस F2 और बटे में माइनस का h। अब देखिए ये तो वही रहेगा लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस h यानी x की जगह 2 माइनस h रखना है, तो इसमें x की जगह 2 माइनस h, तो इस बॉक्स के अंदर 2 माइनस x माइनस इस बॉक्स के अंदर 2 और बटे में माइनस का h। अब आप बताओ 2 से कम अगर कोई संख्या है तो उसकी जस्ट पूर्णांक किसी कौन सी रहेगी 1। 2 से कम अगर कोई संख्या चल रही है तो आप सोचिए संख्या रेखा में वो कहाँ लिखेंगे, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से कम कहीं यहाँ होगी और इससे तीसरी संख्या कौन सी है 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक कितना आता है 1। अच्छा 2 का कितना आएगा, 2 का तो 2 ही आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक 1 होता है और ये 2 और बटे में माइनस का h। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 बटे h आएगा, और 1 बटे h मैंने पिछले भी बता दिया था कि अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब निकालते हैं RHD, RHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 और बटे में क्या आएगा प्लस का h आएगा, बटे में क्या आएगा प्लस का h। अब लिमिट h टेंड टू 0, अब 2 प्लस h की वैल्यू तो बॉक्स के अंदर 2 प्लस h रखेंगे, माइनस F2 का मान कितना है, ये 2 रख दिया x के अंदर और ये प्लस का h। अब यहाँ पे फिर से आएगा 2 प्लस h का महत्तम पूर्णांक, ये बॉक्स कितना आएगा, तो 2 प्लस h का 2 आएगा, क्योंकि 2 प्लस h 2 से थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो इसके पीछे कौन है 2 है, ये 2 प्लस h है और ये कौन सा था 2 माइनस h, तो 2 माइनस h का तो जस्ट पीछे 1 होता है और 2 प्लस h के जस्ट पीछे कौन होता है 2 होता है, तो 2 प्लस h पे 2 आएगा। और अगर पूरी संख्या ब्रैकेट के अंदर है तो फिर तो वहाँ तो कोई इश्यू नहीं है,
तो लिमिट h टेंड टू 0, ये 2 माइनस 2 बटे h। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये 0 बटे h, और 0 बटे h 0 होता है। ये आपको कंटिन्यूटी यानी पिछले 5.1 एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ मैं। अब बताओ यहाँ पे LHD और RHD बराबर है क्या? LHD और RHD बराबर नहीं, ठीक है। LHD RHD बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर अवकलित भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना था, तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट क्वेश्चन में बोला गया है उन्हीं पॉइंट की बात करनी होगी, अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं लेना है। बस इनमें ध्यान ये रखना होता है कि 1 पे बात करते हैं तो 1 का LHD का सूत्र क्या बनेगा और RHD का क्या बनेगा। अब इन पे वैल्यू रखने के लिए आपको फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू यहाँ से देखते जाइए और वैल्यू पुट यहाँ पे फंक्शन में करते जाइए। अब महत्तम पूर्णांक है तो महत्तम पूर्णांक का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, और बेसिक आइडिया यही है कि ये हमेशा आउटपुट में पूर्णांक देता है। आपको पूर्णांक आउटपुट का आता है कि आपकी संख्या किस अंतराल में चल रही है। अगर कोई संख्या 1 से 2 के बीच में है तो 1 से 2 के पीछे 1 होता है तो उसका महत्तम पूर्णांक 1 आता है। 2 से 3 के बीच में है तो उसका महत्तम पूर्णांक 2 आएगा। इसलिए मैं जब भी कोई संख्या देखनी होती है तो क्या करता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे ग्राफ या संख्या रेखा के ऊपर उसकी पोजीशन चेक कर लेनी है कि वो पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ चल रही होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुझे जरूरत थी किसकी, 2 माइनस h की। तो देखो ये तो 2 है हमारा, तो 2 माइनस h की यहाँ होगा, और इससे पीछे आप पूर्णांक देखोगे तो 1 दिखेगा क्योंकि 2 तो आगे रह गया। ऐसे 2 प्लस h थोड़ा सा 2 से आगे आता है, और कोई संख्या थोड़ी सी आगे निकल गई है किसी पूर्णांक संख्या से तो उसके पीछे तो वही पूर्णांक होगा जिससे वो आगे निकला है। यहाँ पे 2 प्लस h के इसे कौन है, 2 है, तो 2 प्लस h का महत्तम पूर्णांक 2 है और 2 माइनस h का 1 है। ऐसे आपको 3 माइनस h पूछ लें तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना होगा बताओ, 3 से कम। तो 3 से कम कोई संख्या होगी उसके पीछे 2 रहेगा, और 3 प्लस h पूछें तो 3 प्लस h पूछें तो उसके पीछे आगे ये जो 3 प्लस h है 3 से आगे निकल गया है तो उनके नंबर पीछे कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। ऐसी कोई पूर्णांक संख्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ इसको। अगर आपके पास में कोई पूर्णांक संख्या i है और i प्लस h का महत्तम पूर्णांक पूछे तो ये i निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, i, क्योंकि i प्लस h i से थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो आगे निकल के उसके पीछे i रहेगा। और अगर i माइनस h है, i का मतलब पूर्णांक संख्या, तो i माइनस h है तो इसका आंसर आता है i माइनस 1, क्योंकि एक कम हो जाता है, इससे क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो ये आपको जनरल याद रखना है, ये जो मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा है स्टार करके लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपकी 5.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको आज के दोनों क्वेश्चन में अवकलनीयता का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और इससे पहले जो हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन किए हैं इनमें हम श्रृंखला का नियम लगाते हैं। श्रृंखला का नियम हो सकता है आप किताब में देखोगे तो वहाँ u और v ऐसा कुछ मान के सॉल्व किए होंगे, एक के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, बट हम अपनी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए जनरल जो आपको मैंने सिखाया है इन सभी क्वेश्चन में वो मेथड एडॉप्ट करोगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मेथड आपके पास मैंने स्टार्टिंग बोला था कि 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो जैसे यहाँ पे समझाया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा जल्दी होता है, और u वगैरह मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है। दोनों मेथड अपनी जगह सही है, पर हमको एडॉप्ट वो करना है जो आपको स्पीडली आंसर तक पहुंचाए। तो ये सेकेंड वाला मेथड श्रृंखला का नियम है, वो इजी तरीके से आप बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। और ये बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए पता होना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज में इन सबको लिख लेना, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में 5.3। ठीक है, थैंक यू।